तो 2017 का जो पेपर आया था, इस पेपर को हम बोल सकते हैं एक अनएक्सेप्टेबल, जो बोलते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वही वाला पेपर था, अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे थे ना ही वो कभी इतिहास में आए थे और ना ही कभी अभी तक आए हैं। जैसे कि लूनो मिशन है ना, जैसे कि क्वेश्चंस लाइक ट्रायोस्फीयर पे क्वेश्चन जो आ गया था है ना। तो इस पेपर में क्या है, क्वेश्चन अजीबोगरीब थे। तो इसका मतलब ये नहीं आपको डरने की जरूरत है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि जो पेपर का कट ऑफ था वो भी बहुत कम गया था इसमें, ठीक है ना। लेकिन ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के नहीं जाएगा तो वो ऐसे भी नहीं बनाने वाला। जो बना के गया वो तो जो क्वेश्चन आएगा उसको वो बना लेगा, जो नहीं बना के गया तो जो क्वेश्चन बना सकता था उसको भी नहीं बना पाएगा, सो क्रेज से बाहर। ओके, सो 2017 के पेपर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इन स्पाइट ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कोल माइनिंग इज स्टिल इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट। डिस्कस मतलब आपको आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट रखने हैं और यू हैव टू अराइव एट अ कंक्लूजन। तो इस क्वेश्चन में याद रखना यार, कोल माइनिंग की बात की है, लेकिन हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, कोल माइनिंग के बारे में पूछता है और उसकी एडवर्स इम्प्लीकेशन के बारे में पूछते हैं, ठीक है ना, एडवर्स इम्प्लीकेशन के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, माना कि कोल माइनिंग का एडवर्स इम्पैक्ट है, माना कि कोल माइनिंग का इन्वायरमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट है, फिर भी आज हम कोल माइनिंग क्यों कर रहे हैं, इसको डिस्कस करना है अपने को। ओके, सो 10 मार्क का क्वेश्चन है, 15 वर्ड्स में अपने को आंसर देना है, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम बताएंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल। तो कोल को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कोल इज़ यूज्ड फॉर एनर्जी रिसोर्स, इट इज़ यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसोर्स। ओके, इसका इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन में। एनर्जी रिसोर्स मतलब किस में इस्तेमाल किया जाता है? पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आयरन एंड स्टील में इस्तेमाल किया जाता है, उनको पिघलाने में जो भट्टियाँ इस्तेमाल किया जाती हैं उसके अंदर। ओके, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। हम बोले तो इसका डोमेस्टिक एवेन्यूज़ के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल होता है। सो दिस आर ऑल द यूजेस ऑफ कोल, ठीक है। तो कोल माइनिंग कर क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि समझा बात को, हर देश के अंदर ऐसे एडुकेट रिसोर्सेज नहीं हैं। जैसे कि किसी देश में अगर न्यूक्लियर एनर्जी नहीं हुआ, किसी देश में अगर हमारे पास रिवर्स नहीं है ठीक से, ओके, टाइडल एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, विंड एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है टू माइन कोल, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि 50% ऑफ दिस कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज। तो उनके पास डेवलपमेंट का एक ही उपाय है ना, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? कोल। तो कोल को इम्पोर्ट करेंगे तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, उनके पास पैसा उतना है नहीं, बिकॉज दे आर डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज, सो दे स्टार्ट माइनिंग कोल, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो मेजर पार्ट रहेगा आंसर का, वो रहेगा वाई इस कोल इज़ इनएविटेबल। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हम कोल को छोड़ नहीं सकते, कोल माइनिंग को रोक नहीं सकते। हम थोड़ा पार्ट उसमें इस क्वेश्चन की बॉडी वाले पार्ट में थोड़ा सा हम बताएंगे व्हाट आर द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ व्हाट आर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनिंग, थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताना, थोड़ा सा बताना। बट उसके बाद जो मेजर चंक, मतलब मेजर चंक सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, वाई कोल माइनिंग इज इनएविटेबल। उसके बाद व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनिंग। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट ये रहेगा वाई, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का काम ये नहीं कि दिक्कत बताना, उसका काम है दिक्कत को सुलझाना। सो व्हाट आर दी सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोल वेयर हाउसेस और कोल वॉशरीज सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इंस्टॉल कर सकते हैं इन दी इंडस्ट्रीज, ओके। तो ये सब हो गया सॉल्यूशन। उसको जब हम कंक्लूड करेंगे तो एक पॉजिटिव नोट में कंक्लूड करेंगे, यस दैट कोल माइनिंग इज इनएविटेबल, इट हैज़ इट्स ओन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बट एट द सेम टाइम है ना, इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, बिकॉज 50% ऑफ द नेशन इज स्टिल अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट में इसको हम क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्या होगा अप्रोच। तो जब इस क्वेश्चन को जब इस आंसर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल माइनिंग।
व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल माइनिंग, हम ये बता सकते हैं दैट इट इज़ अ सिंगल मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया and it accounts for 41% of the all energy consumed in 2013-14 as per what, as per the energy statistics of 2015। तो ये डाटा देख के जब हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये वाला जो तरीका होता है ये ऑथेंटिक होता है और एक ऐसा तरीका जिससे एग्जामिनर को लग नहीं लगता कि हाँ इसको आंसर पता है, इसको चीज़ें पता है। लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे बता देना चाहिए कि यहाँ पे गलत डाटा कोट नहीं करना। डाटा जानते हो तो ऐसा नहीं कि आधा जान तो उसको भी लिख देना, नहीं आधा जानने से बेहतर नहीं लिखना, क्योंकि रॉन्ग डाटा लिखने से बेकार कोई चीज़ नहीं होती एग्ज़ाम में, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया, इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ओके, नाउ इन बॉडी हमको बात करनी है इन ब्रीफ में बात करेंगे किसकी, एडवर्स इम्पैक्ट की। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं, ब्रीफ में बात करनी है एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ कोल माइनिंग ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दैट इट कज एयर पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या कज करता है, इट कज ब्लैक लंग डिसीज़ इन दी माइनर्स, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पार्टिकुलर मैटर 10, पार्टिकुलर मैटर 2.5 जो कि इसके वजह से कोल माइनिंग की वजह से सस्पेंड होते हैं। तो जब हम ब्रीफ में बात करें तो हमको इस्तेमाल करना चाहिए हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल में हम क्या करते हैं, अपने पास एक इशूज़ होता है, ठीक है ना, बहुत सारे स्पोक्स बनाते हैं यहाँ पे, और स्पोक्स बनाने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इशूज़ को मेंशन करते हैं। सो इस प्रकार से क्या होता है, जो चीज़ ब्रीफ में बतानी होती है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में ख़त्म हो जाता है, ओके। सो इसके बाद जब हम बात करेंगे तो ब्रीफ में बता दिया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं कोल माइनिंग के, जो कि लेकिन हमारे पास जो मेन बॉडी होगा वो क्या होगा, इट टॉक्स अबाउट दी हाउ वाई दी कोल माइनिंग इज़ इनएविटेबल, कि इसको रोक क्यों नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंटल नीड्स, है ना, इकोनॉमिक। क्योंकि देखो भाई ऐसा है कि इट इज़ अ स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं इसके। इट इज़ अ स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ओके, है ना। इट इज़ इकोनॉमिकल टू एक्सट्रैक्ट एज कम्पेयर टू अदर फ्रॉम, मतलब जितना कम पैसा लगा के ज़्यादा हम लोग जो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं वो कोल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उधर। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो यूरेनियम हो गया, ठीक है ना। टर्बाइन एनर्जी की बात करें तो अपने टर्बाइन सेट करने पड़ेंगे तो उसका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा आता है। सो इट इज़ इकोनॉमिकल टू एक्सट्रैक्ट टू एज कम्पेयर टू द अदर फॉर्म्स, दैट्स वाई इट इज़ इनएविटेबल, ओके। और ऑल्सो इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया, बॉडी को लिख लिया, ओके। उसके बाद जब हम कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट अराउंड 2/3 और 1/2 of the countries in the world are developing or underdeveloped. So it is the need of the hour कि वो क्या करें, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़े। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जो कोल माइनिंग है वो करना चाहिए, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि जो दूसरे तरीके है उसको अपना सके। बट हमको एट द सेम टाइम हमको क्या करना चाहिए, वी हैव टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मेथड्स टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट लाइक डस्ट सेपरेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इम्प्रूव डीजल इंजन फॉर माइनिंग मशीनरी। इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल माइनिंग मेथड का इस्तेमाल करें सो इट कैन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोल माइनिंग कैन बी रिड्यूस्ड। सो पॉजिटिव नोट में इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्या बोलता है, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, mention the advantages of cultivation of pulses, because of which the year 2016 was declared as the International Year of Pulses by the United Nations। तो ये क्वेश्चन पूछा क्यों, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा क्योंकि 2016 और 2013-14 में क्या हुआ, जो पल्सेस के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है ना, और यूनाइटेड नेशन ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस भी घोषित किया। तो ये न्यूज़ में था इसीलिए पूछा। तो हमको एक मेंशन अपने को आंसर रेडी रखना है कि जो टॉपिक न्यूज़ में है तो उसका आंसर रेडी रखना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर को। सो इसमें सबसे पहले तो जब हम इंट्रोडक्शन देंगे तो वहाँ पे वी कैन मेंशन अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ पल्सेस, ओके। तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ पल्सेस एज अ व्हाट, एडवांटेजेस ऑफ पल्सेस एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। क्योंकि ज़्यादातर जो भारतीय लोग हैं वो होते हैं क्या, वेजिटेरियन, है ना। मतलब ऐसे भी नहीं, वेजिटेरियन का मतलब ऐसे हैं कि वो रोज चिकन भी खाते नहीं है, फिर नॉनवेज खाते नहीं है, तो एक दो दिन बस एक हफ्ते में, है ना। बट इसीलिए क्या है कि एक ऐसा सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो कि प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन से क्या बनते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, ओके। सो इसीलिए क्या है, एक पल्सेस आर द रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, इसकी बात करके हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
उसके बाद जब हम बॉडी की तरफ जाएंगे तो हमको मेंशन किसके करना है, अपने को मेंशन करना है एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस। हम सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसको जरा समझना क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमेशा आंसर वही लिखना है जो क्वेश्चन ने पूछा है। आपको क्या पता है उस एग्जाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ने पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, पल्सेस को ग्रो करने के क्या फायदे हैं। तो जब हमने एडवांटेजेस बता दिए पल्सेस के, जब बॉडी की तरफ आएंगे तो बॉडी जो मेन पार्ट होगा वो होगा एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस। ओके, सो इन द बॉडी पार्ट, ये इंट्रोडक्शन हो गया। सो इन द बॉडी पार्ट वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हाट, एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कैसे जो पल्सेस होते हैं वो क्या है, दे आर लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। तो दे आर लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स दे हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी रखते हैं। सो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि कैसे कब कोई भी पैडी हमने वीट उगाया उसके बाद जो क्या होता है बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को वो खींच लेते हैं। और आज के हमारे जो किसान थोड़े से वो ज्ञान नहीं होता तो वो एक्सेसिव यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये समझाना चाहिए कि हाँ यूरिया का जो कॉस्ट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप एक काम क्या करो, आप पैडी उगाओ, आप धान उगाओ, उसके बाद क्या करो वहाँ पे पैडी, उसके बाद लेग्यूमिनस क्रॉप का उगा लो। तो जिससे क्या होगा आपका यूरिया का पैसा भी बच जाएगा और वहाँ पे आपको ये जो पल्सेस है उसकी, क्योंकि अब प्राइस भी बढ़ रहे हैं तो इसका आपके पास उसका फायदा भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस में हम बता सकते हैं कि दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे हेल्प इन व्हाट, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो दे हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी, इसकी बात कर सकते हैं। हाँ, और ये हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता है पैडी हो गया, कोई पैडी उगाया किसी ने, तो उसमें क्या होता है थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, केयर करना पड़ता है उसका, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़रूरत होती है। बट ऐसा नहीं है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़े। सो दे डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेस अटेंशन, दे डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेस अटेंशन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू इरिगेशन। ओके, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये नाइट्रोजनस प्लांट है ये जो सॉइल के टेक्सचर है उसको ही मेंटेन रखते हैं। क्योंकि जब हम पैडी उगाते हैं ना वो सॉइल क्या करता है, नॉन पोरस बनाता है, वो जो मिट्टी के जो दाने होते हैं उसको पास पास आ जाता है। जब मिट्टी के दाने पास पास आते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि एयर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। एयर जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जो पोरस नहीं हो पाएगा, तो जो वहाँ पे जो रूट्स है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएंगे, तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, ठीक है ना। और जो हम माइक्रोब्स है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम लेग्यूमिनस प्लांट वहाँ पे ग्रो करते हैं तो वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जो ह्यूमस है उसका कंटेंट बढ़ता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस। तो इससे हमने ब्रीफ में बताया। उसके बाद अप्रोच देखते हैं, अप्रोच क्या होगा। ओके, जब हम इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस आंसर का बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट आर द न्यूट्रिशनल वैल्यूज दैट पल्सेस प्रोवाइड्स। उसके बाद जब हम बॉडी की बात करेंगे तो इसके एडवांटेज को हम डिवाइड कर सकते हैं वेरियस पॉइंट्स में। फॉर एग्जांपल द एडवांटेजेस टू दी फार्मर्स। ओके, सो एडवांटेजेस क्या क्या है, फार्मर क्या क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ इनपुट होता है ना, ये ज़्यादा पैसा नहीं मांगते इसको उगाने के लिए। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एबिलिटी दे हैव, है ना। दिस आर ड्राई लैंड क्रॉप्स, मतलब ज़्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती इनको। और इनका जो क्रॉप रेसिड्यू है उनको यूज़ कर सकते हो एज व्हाट, है ना। द क्रॉप रेसिड्यू कैन बी यूज एज फॉडर, मतलब दे हेल्प इन मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। ओके, एंड देर आर लेस चांसेस ऑफ फेलियर, क्योंकि बिकॉज जो मेजोरिटी जो क्रॉप्स हैं हमारे देश में वो फेल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है इनको। सो ये हम यहाँ पे ये फेल होने के चांसेस भी कम है। तो इस आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, सब पैराग्राफ के फॉर्म में। कैसे, जैसे सब पैराग्राफ हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा एडवांटेजेस। पहले तो मैंने ऐसे डब्बा बना लिया जिसमें लिख दिया एडवांटेजेस, ठीक है। ओके, एडवांटेजेस लिखने के बाद मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा यहाँ पे लो कॉस्ट, तो ऐसे पॉइंट बना के लो कॉस्ट लिख दिया, लो कॉस्ट ऑफ इनपुट। जब मैंने लो कॉस्ट ऑफ इनपुट लिखा फिर मैंने इसको ऐसे बना के अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख दिए, है। तो ये हो गया कि अपने पास सब पैराग्राफ अप्रोच। इससे क्या होता है, जो आंसर होता है वो प्रेजेंटेबल होता है। सबसे मेन चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, कंटेंट एंड देन कंक्लूजन। ये 3 चीज़ें होती है जो कि पिलर होती है, 3 पिलर है किसके, आंसर राइटिंग के। ओके, सो इसके बाद जब हम एडवांटेजेस टू फार्मर को क्या क्या फायदे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, पल्सेस का कल्टीवेशन। उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या फायदे ये किसको, कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो हमने बात की एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर क्या होते हैं, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, ओके, एंड दे आर ग्लूटेन फ्री एंड ऑल्सो दे हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे क्या होता है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है ये, ठीक है। सो ये हो गया अपने पास। जब हमने बात की कि ये क्या क्या फायदे प्रोवाइड करते हैं इकोलॉजी को, तो ऐसा है कि ये लोग ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं। जो पैडी होते हैं बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज करता है यार,
पैडी फील्ड्स, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, इसलिए वो दिक्कत वाले हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इनके फायदे क्या है कि ये बहुत कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज करते हैं। एंड ऑल्सो दे फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है ना, तो इनको नाइट्रोजन देने की जरूरत कम पड़ती है। और ये सॉइल रिप्लेनिशमेंट में हेल्प करते हैं। सॉइल रिप्लेनिश मतलब कैसे हेल्प करते हैं, सॉइल रिप्लेनिशमेंट में दे इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ओके, सो इन लॉन्ग रन इट हेल्प इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये हो गया अपने पास बॉडी वाला पार्ट। ओके, जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड कैसे करेंगे, वी कैन कंक्लूड द आंसर बाय मेंशनिंग अबाउट द मेजर्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट व्हाट, टू प्रमोट पल्सेस कल्टीवेशन। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एक्सेलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कैसे पल्सेस पे MSP प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी बात कर सकते हैं। वी नीड टू टॉक हियर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ HIV सीड्स विद रेफरेंस टू पल्सेस, ठीक है। तो हमको कंक्लूजन में बात किसी करनी है, एक समरी की बात करनी है, जो हमने पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी में जो हमने मेंशन किया है उसको एक समराइज कर देंगे 2-3 लाइन में। सो दिस इज द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू पल्सेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3rd नंबर का, हाउ डज द क्रायोस्फीयर अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। 10 मार्क का क्वेश्चन है, एक 50 वर्ड में आंसर देना है। तो हमको बात करनी है यहाँ पे क्रायोस्फीयर की, कैसे क्रायोस्फीयर ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट कर रहा है। सो वी हैव टू टॉक अबाउट हियर व्हाट। पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे कि बताएंगे भाई वो क्रायोस्फीयर होता क्या है। तो अपने पास 5 डिवीजन है ग्लोब के, क्रायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है। तो इसमें से जो क्रायोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर सबको पता है जहाँ पे एयर है, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे पानी है, लिथोस्फीयर जहाँ पे जमीन है, बायोस्फीयर जहाँ पे लिविंग बींग्स है, और क्रायोस्फीयर मतलब जहाँ पे फ्रोजन एरिया ऑन द सरफेस, जिस एरिया में क्या है बर्फ जमे हुए हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। सो व्हाट आर क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर आर द रीजन विच हैज फ्रोजन स्पेसेस, विच हैज फ्रोजन, हम ऐसे बोल सकते हैं फ्रोजन एरिया ऑन द सरफेस आर नोन एज क्रायोस्फीयर, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन ने ये तो इंट्रोड्यूस कर दिया, बात करती कि वाटर क्रायोस्फीयर। हमको यहाँ पे मेन जो लाइट डालना है, जो मेन मुद्दा यहाँ पे है वो है हाउ आर क्रायोस्फीयर अफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फैक्टर्स हाउ दे आर अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। सो वी कैन टॉक अबाउट हियर अबाउट द फैक्टर्स ऑफ एल्बिडो। यहाँ पे हम एल्बिडो की बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम पोलर हीटिंग की बात कर सकते हैं, यहाँ पे पोलर हीटिंग की बात कर सकते हैं। उसके बाद हमको एक और चीज़ की बात करनी पड़ी, दैट इज ट्रैप्ड कार्बन। ट्रैप्ड कार्बन का मतलब क्या होता है, ट्रैप्ड कार्बन का मतलब वो पीट लैंड्स हैं। पीट लैंड्स मतलब ऐसे पहले बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल थे, वो जंगल जो थे वो ज़मीन के नीचे धंस गए, और धंसने के बाद वो जो हो गए पोलर रीजन में जब फ्लीट हुआ ना, हम लोग कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की बात की थी, तो उसमें जब कॉन्टिनेंट जो पोलर रीजन की तरफ चले गए, जैसे कि फॉर द एरिया ऑफ साइबेरिया की बात करें तो वहाँ पे क्या था, बहुत जंगल था, जंगल जो था वो नीचे दब गया मिट्टी ज़मीन के नीचे। अब वो क्या हो गया, अब बहुत सालों तक वो है नीचे दबा हुआ है, और उसके ऊपर में क्या हो गया, बर्फ जम गया। सो एक पीट लैंड जो बहुत ज़्यादा कार्बन रिजर्व वहाँ पे डेवलप हो गया, इसको बोलते हैं पीट लैंड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग विद रेफरेंस टू क्रायोस्फीयर। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं एल्बिडो की। एल्बिडो क्या होता है यार, देखो पहले तो सपोज ये आइस कैप है, एक आइस की सीट है, ठीक है। ये आइस की सीट है, सपोज सनलाइट आई है, यहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशंस की जो हम बात करते हैं, जब ये सनलाइट आ रहा है, सन रेडिएशंस आ रहे हैं, रेडिएशन आते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं किसके द्वारा, आइस के द्वारा, ठीक है ना। आइस के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब ये कोल्ड था पहले से, जब ये कोल्ड था इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको एब्जॉर्ब नहीं किया, है ना, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फिर से क्या होगा, कोल्ड होगा, इसने एब्जॉर्ब नहीं किया हीट को। सो एक जो पॉजिटिव है ना, ये जो पॉजिटिव वर्चुअस साइकिल होता है, पॉजिटिव साइकिल जो क्रिएट होता है, उससे ये मेंटेन रहते हैं आइस शीट्स, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब दिक्कत क्या हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, या फिर वाट है ना, कैसे ये अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को। अब दिक्कत क्या हो रहा है कि जो अभी तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आइस मेल्ट होने लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जब ये आइस हमने बोला ना, आइस जब मेल्ट हो रहा है तो नीचे जो पानी है वो क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, तो जो अंडरलाइन वाटर गेट एक्सपोज। तो अब क्या होगा, अब जो सनलाइट आएगा इसको जो पानी है एब्जॉर्ब कर जाएगा। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सो मोर आइस गेट मेल्ट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा और भी मेल्टिंग ज़्यादा होगी। मेल्टिंग ऑफ आइस इंक्रीजेस, मेल्टिंग ऑफ आइस इंक्रीजेस। जब आइस इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा यार, और एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, और एब्जॉर्प्शन होगा। जब और एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर से टेम्परेचर डेवलप हो जाएगा और बढ़ जाएगा। सो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट हुआ, ठीक है ना, एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट हुआ जिससे और भी आइस मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये दिक्कत है, दिस इज व्हाट वी कॉल एल्बिडो।
ओके, दैट लीड्स टू फर्दर टेम्परेचर राइज। तो इस तरह से हमने पास किया ग्लोबल वार्मिंग कैसे अफेक्ट कर रहा है क्रायोस्फीयर। दूसरा पोलर हीटिंग। पोलर हीटिंग से क्या हो रहा है, पोलर हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे सब हम लोग जो बोलते हैं ना पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ना, जो हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस की, जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस की बात करते हैं तो पोलर रीजन में क्या होता है, जो एयर्स होते हैं वो जाके क्या होता है सबसाइड करते हैं। जब एयर सबसाइड करते हैं वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो जब वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है तो वो क्या करता है, हीट को बैलेंस करता है। हमको पता है कि जब हाई प्रेशर जो एयर्स होते हैं दे विल डाइवर्ज। हमको पता है कि जो हाई प्रेशर एयर होते हैं वो क्या होता है, डाइवर्ज करते हैं। तो जो कोल्ड एयर है पोलर रीजन से वो डाइवर्ज करते हैं, तो एक तरह से क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हीट बैलेंस को। लेकिन जब पोलर रीजन मेल्ट हो रहा है तो ये डिस्टर्ब किसको कर रहा है, हीट बैलेंस को। तो इस तरीके से हमने बात की कि ऐसे जो क्रायोस्फीयर है वो ग्लोबल क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। हम एक और चीज़ की बात कर सकते हैं, दैट इज ट्रैप्ड कार्बन। ये जो ट्रैप्ड कार्बन है ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, इसकी बात कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की सर धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है, क्या ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, जो आइस कैप्स है वो मेल्ट कर रहे हैं। तो अंडरलाइन वाटर गेट एक्सपोज, अंडरलाइन ट्रैप्ड कार्बन गेट एक्सपोज कैसे, जो अपने पास जब कार्बन एक्सपोज हुआ तो जो पीटलैंड है वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज होगा, CH4 रिलीज होगा। जब कार्बन और CH4 और ज़्यादा रिलीज होंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। सो दिस आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ये फैक्टर्स कहाँ की बात कर रहे हैं, दे आर फैक्टर्स ऑफ द क्रायोस्फीयर। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक ब्रीफ में देखा, क्योंकि अपने को 50 वर्ड के अंदर लिखना है तो 1.5 पेज के अंदर खत्म कर देंगे इसको, 1.5 पेज से 2 पेज तक। ओके, अब देखो भाई दिक्कत क्या है, मैं इसको एनालिसिस करता हूँ। क्रायोस्फीयर 2017 में, ठीक है ना, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था क्रायोस्फीयर वाला। मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे, मैक्सिमम जो लोग थे क्या किया मेंस में, सोचे नहीं थे कि हाँ भाई क्रायोस्फीयर आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है, क्योंकि सोचे नहीं थे, क्योंकि अभी सिलेबस देखते नहीं है। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो सबको पढ़ लेते हैं, दुनिया की हर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बट उसको सिलेबस को पता ही नहीं है। लेकिन सिलेबस हमको पता होना चाहिए, सिलेबस में क्या चीज़ मेंशन है। क्रायोस्फीयर के बारे में उनको पता ही नहीं है, छोड़ के आ गए। जब क्रायोस्फीयर के बारे में पता नहीं है तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। क्रायोस्फीयर के बारे में पता नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग तो कम से कम पता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सब लिख के आ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट में करने होते हैं, और क्वेश्चन लास्ट में करने का टाइम तभी बचेगा जब बाकी जो क्वेश्चन है उसको जल्दी बनाओगे। अब बाकी क्वेश्चन जल्दी तब बनेंगे जब अपने पास मॉडल आंसर रेडी रहेंगे, मॉडल आंसर अपने पास दिमाग में छपे रहेंगे, तब जाके टू द पॉइंट वहाँ पे आंसर लिख जाएगा। तो 7 मिनट में 10 मार्क का क्वेश्चन और 11 मिनट में 15 मार्क का क्वेश्चन, ये होना ही चाहिए। 1 मिनट ज़्यादा 1 मिनट कम, मतलब बाकी क्वेश्चन छूट गए। ओके, सो यहाँ पे 3rd क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैं सिलेबस बता दूँ कि यहाँ पे सिलेबस कौन से पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आया। जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये सबसे आखिरी लाइन लिखा है ना मेंस में, ज्योग्राफी की बात करें जीएस पेपर 2 में सबसे आखिरी में लिखा है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द लोकेशन, ठीक है, इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। बात की तो है आइस कैप्स की, यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करनी है, उनकी लोकेशन की बात करें, स्पेशली आइस कैप्स यहाँ पे मेंशन किया, आइस कैप्स। और ये तो ग्लेशियर्स हैं भाई, क्रायोस्फीयर इज अंडर ग्लेशियर्स, तो यहाँ पे आइस कैप्स के अंदर क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। उसके बाद इन फ्लोरा एंड फोना एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, तो सब चीज़ मेंशन है सिलेबस में। बाकी सब कुछ कर लो, सिलेबस को मत करो, फिर सब कुछ खत्म। सिलेबस और प्री वाईक्यूज, ठीक है ना, प्री वाईक्यूज को सिलेबस रिलेट करो यार, कभी समझ आना चाहिए कि सब कुछ जो 20 का 20 क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर करनी है, एक भी क्वेश्चन। ओके, सो इसके बाद इसका अप्रोच देखते हैं। ओके, तो इसमें हमारा सैम्पल अप्रोच क्या होगा, इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर को बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज क्रायोस्फीयर। ओके, सो वी कैन मेंशन अबाउट इट इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर वाटर इज फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जब हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे, है ना, व्हाट आर दी इफेक्ट्स, हाउ क्रायोस्फीयर अफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग। हम बात कर सकते हैं हाउ इट हेल्प इन मेंटेनिंग हीट बजट, मतलब जो लाइट आ रहा है, मतलब जो लाइट बोलते हो, जो हीट आ रहा है, हीट वेव, शॉर्ट वेव रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सो इट मेंटेन व्हाट, हीट इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन को मेंटेन करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल हीट बजट, ठीक है। हीट बजट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन एल्बिडो, क्योंकि जो राइस कैप है जब होते हैं वो जिनका एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है ना, जो कार्बन ट्रैप्ड है वातावरण से उसको निकलने से बचाते हैं। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट ओशन करंट्स, है ना, क्योंकि ओशन करंट्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये अगर यहाँ पे अफेक्ट किसको किए, ओशन करंट्स को, तो ओशन करंट जो होगा क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा। और हमको ये पता होना चाहिए कि ये मानसून को अफेक्ट करते हैं साउथ एशिया में, साउथ एशिया में कैसे, जो हमने पास जो क्रायोस्फीयर तो हमने वैसे नहीं बोला, सिर्फ अंटार्कटिक और आर्टिक के अंदर हमने पास जो तिब्बत है वो भी किया है क्रायोस्फीयर का। तो तिब्बत में जितना ज़्यादा स्नोफॉल होता है दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे जितना स्नोफॉल होगा हमारे यहाँ भी उतना ज़्यादा मानसून होगा। सो यहाँ पे ये भी बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पोलर वर्टेक्स को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे पोलर वर्टेक्स अगर स्टेबल नहीं रहा, कुछ भी वहाँ पे दिक्कत आई तो जो जिसका जो भुगतना पड़ेगा, किसको भुगतना पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका को मेनली भुगतना पड़ेगा उसके बारे में। तो इस तरह से हम बॉडी को जब मेंशन करेंगे, यहाँ पे आधा जियोग्राफी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो सुटेबल डायग्राम, मतलब मैप में बता सकते हैं कि कौन कौन सी एरिया क्रायोस्फीयर के अंदर आते हैं। तो ये हम
क्योंकि प्रेजेंटेशन जितना बेहतर होगा मार्क्स भी उतने बेहतर होंगे। बूंद बूंद का कैसे आगे बढ़ता है, प्रेजेंटेशन, कॉन्टेक्स्ट, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, पॉइंट वाइज सब पैराग्राफ, ये सब चीज़ मेंशन करती है। एक बाद में कुछ नहीं होगा, सबको प्रैक्टिस से ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सही। उसका जब कंक्लूजन करेंगे तो कंक्लूड करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे? बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट आर दी इंपॉर्टेंस ऑफ देम, और हमको कैसे मेजर्स लेने चाहिए कि इसको हम क्या करें, प्रिवेंट कर पाएँ, जो मेल्टिंग है उसको कम कर पाएँ। ठीक है ना? तो एक पॉजिटिव नोट में हाईलाइट द इंपॉर्टेंस एंड ऑल्सो द नीड टू मिनिमाइज द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि यहाँ पे दैट इज नीड टू मिनिमाइज द क्लाइमेट चेंज दैट इज इंड्यूस्ड बाय द क्रायोस्फीयर। ओके, तो एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच होना चाहिए। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। बोलता है अकाउंट फॉर वेरिएशन इन ओशियनिक सैलिनिटी एंड डिस्कस इट्स मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। हमको बात किसी करनी है, वेरिएशन की बात करनी है। किस में वेरिएशन की बात करनी है? ओशियनिक सैलिनिटी में। और दूसरा पार्ट जो है वो बोलता है डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या लिखना है। सो इंट्रोडक्शन कैसे बात करेंगे, व्हाट इज ओशियनिक सैलिनिटी, है ना? ओशियनिक सैलिनिटी के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज ओशियनिक सैलिनिटी। ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बताएंगे। इट इज रिप्रेजेंट इन द पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी पार्ट्स पर मिलियन नहीं, पार्ट्स पर थाउजेंड में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, पीपीटी के फॉर्म में, या फिर ऐसे। जो एवरेज सैलिनिटी होती है फ्लोर ऑफ द ओशियन की, वो कितनी होती है? 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो सैलिनिटी है वो इट डिक्रीजेस, जो सैलिनिटी है वो कम होता जाता है फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स। ठीक है, तो इसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे हम ये। लेकिन ये बताना पड़ेगा कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो सैलिनिटी है वो राइज कर जाता है। सो इन द ट्रॉपिकल एरियाज देयर इज अ राइज इन सैलिनिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है इसीलिए सैलिनिटी बढ़ जाती है। ओके, हम और भी बहुत सारे फैक्टर्स की बात कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी में, जैसे कि एनक्लोज्ड सी के अंदर फॉर एग्जांपल कैस्पियन सी, जहाँ पे वो जो नदी है वहाँ पे बहती है, जब वहाँ पे ड्रेन करती है वहाँ पे तो सैलिनिटी जो होती है वो कम होती है। लेकिन जहाँ पे सैलिनिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे जो रिवर्स है वहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अपना वाटर नहीं पोर कर रहे हैं। सो एनक्लोज सी की बात कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेटोरियल वाटर्स की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल वाटर्स में क्या होता है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है। इक्वेटोरियल वाटर्स में सैलिनिटी ज़्यादा होती है बिकॉज यहाँ पे इवापोरेशन, सॉरी यहाँ पे इक्वेटोरियल वाटर में सैलिनिटी कम होती है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा गिरता है, इसीलिए उसको डाइल्यूट करता है, इसीलिए सैलिनिटी कम हो जाती है ना। फिर उसके बाद जब हम उसके बाद हाँ, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। फिर जब हम वर्टिकल वेरिएशन की बात करेंगे सैलिनिटी में, तो हम बात कर सकते हैं किसकी, हैलोक लाइन की। तो इसमें एक डायग्राम बना सकते हैं, उसकी बात डायग्राम बना के हैलोक लाइन की बात कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जांपल ये अपने पास ये ट्रॉपिकल में क्या होगा, ट्रॉपिकल में वेरिएशन कुछ ऐसे होगा, है ना। फिर हम इक्वेटरल में ऐसे होगा, फिर ट्रॉपिकल में ऐसे होगा, फिर सब ट्रॉपिकल में क्या होगा, सैलिनिटी ऐसे होगा। मतलब जो टॉप वर्टिकल से डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, सैलिनिटी जो होगा ग्राउंड सरफेस में क्या होगा, जो वाटर लेवल है, जो बेस है सी फ्लोर में, उसमें क्या होगा 35 पार्ट्स मिलियन, फिर पार्ट्स पर थाउजेंड होगा। सो ये जो है यहाँ पे ये क्या है, ये हैलोक लाइन को बता रही है। क्या किसको बता रहा है, ये हैलोक लाइन को बता रहा है। ओके, सो इसको मेंशन कर सकते हैं वर्टिकल वेरिएशन में। ये वाला पार्ट हो गया हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में, ये वाला पार्ट हो गया वर्टिकल वेरिएशन में। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, इट इज़ अबाउट इट्स मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ता है किसका, सैलिनिटी का। सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल इंटेक है, उस पर प्रभाव पड़ता है। जो मराइन एनिमल्स हैं वो जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है वहाँ पे न्यूट्रिशनल इंटेक उनका कम हो जाएगा, इसकी बात कर सकते हैं। और हम बात कर सकते हैं कि ऐसे जो सैलिनिटी है इट अफेक्ट्स द कोरल रीफ, सैलिनिटी बढ़ने पे कोरल रीफ की ब्लीचिंग हो जाती है, इसकी बात कर सकते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हियर कि जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल रीजन में जो ऊपर का पानी है, ऊपर में क्या है ड्रेन ज़्यादा हो रहे हैं रिवर्स, तो ऊपर का जो सैलिनिटी है वो सरफेस का सैलिनिटी यहाँ पे क्या है कम है, और जो ग्राउंड मतलब जो अंडर डीप है पानी उसका सैलिनिटी ज़्यादा है, तो दैट लीड्स टू मोर हीटिंग ऑफ द सरफेस वाटर। मोर हीटिंग ऑफ द सरफेस वाटर होगा तो मोर चांसेस ऑफ द साइक्लोन फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, दिस आर दी मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी। तो जब हम अप्रोच देखेंगे तो अप्रोच क्या होगा,
तो इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर को बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज़ दी ओशियनिक सैलिनिटी, है ना। ओशियनिक सैलिनिटी के बारे में बताएंगे कि क्या होता है, क्या ये, है ना। इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे ओशियनिक सैलिनिटी डेवलप करता है। तो जो रन ऑफ होता है लैंड से, उससे डेवलप करता है ये, या फिर जो ओपनिंग होते हैं सी फ्लोर का लाइक द मिड ओशियनिक रिज, वहाँ से ये डेवलप करता है। सो इंट्रोड्यूस कर दिया ऐसे। फिर जब हम बॉडी की तरफ बात करेंगे तो बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द वेरिएशन इन दी ओशियनिक सैलिनिटी। ओके, सो इनमें हम हॉरिजॉन्टल वेरिएशन की बात कर सकते हैं, वर्टिकल वेरिएशन की बात कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में हम बात करेंगे हाउ दी सैलिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड दी पोल्स। यहाँ पे हम ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात करेंगे कि हाँ ट्रॉपिकल एरिया में क्यों बढ़ जाता है सैलिनिटी। ओके, लाइक एग्जाम्पल देंगे ब्लैक सी का, बाल्टिक सी का। उसके बाद जब हम एक्सेप्शन, ये हो गया, ये दोनों एक्सेप्शन हो जाएंगे ना। उसके बाद जब हम वर्टिकल वेरिएशन की बात करेंगे तो वी कैन टॉक हियर अबाउट दी हैलोक्लाइन दैट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हैलोक्लाइन की बात करेंगे, एक डायग्राम बना के जिससे प्रेजेंटेबल हो जाएगा। ट्रांजिशन जोन्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, हाउ दी सैलिनिटी अक्रॉस वेरिएशन इज प्रेजेंट इन द सैलिनिटी अक्रॉस दी लैटिट्यूड, इसकी बात करेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर दी इफेक्ट, दैट इज द मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी, कि हैलोक्लाइन सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोरल रीफ के मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट डिलीवर द ओशन करंट, है ना। इट ऑल्सो मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, ठीक है ना। डीप वाटर इकोसिस्टम को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो दिस आर ऑल द मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी। दिस आर ऑल मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी। उसके बाद जब हम बॉडी के बाद जब कंक्लूजन की बात करेंगे तो हाँ हम ये बताएंगे कि यार देयर इज अ नीड टू कंजर्व दिस, ओके सॉरी, देयर इज अ नीड टू मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस, बिकॉज अगर हमने ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग किया, ज़्यादा डिस्टर्ब किया इनको, तो इट कैन हैम्पर द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे इसको। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, इट इज सेइंग दैट इन व्हाट वे यू कैन flood, okay, in what way can flood be converted into sustainable source of irrigation and all weather inland navigation in India। सो हमसे पूछा है कि फ्लड को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ व्हाट, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनलैंड नेविगेशन। सो इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं तरह का क्रिएटिव क्वेश्चन है, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो रोड रनिंग वाला है वहाँ पे काम नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे सोचना पड़ता है, आसपास देखना पड़ता है और इसको सुलझाना पड़ता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंप्रूव करेंगे मार्क्स, ठीक है ना। एवरेज क्वेश्चन को सब लिख देंगे, ये क्वेश्चन है जो कि कुछ लोग ही लिख पाएंगे। सो यहाँ पे अपने को समझना है। जब इस क्वेश्चन में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में हम बात कर सकते हैं व्हाट आर फ्लड्स, वाई फ्लड्स अकर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे ओके, हम एक ऐसे चैनल बना के यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सपोज़ ये रिवर है, अगर ये ओवरफ्लो कर लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लड्स बोलेंगे। तो हम इसको सस्टेनेबल यूज़ में कैसे ला सकते हैं, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन में कैसे यूज़ ला सकते हैं। सपोज़ ये ओवरफ्लड हो रहा है तो यहाँ पे हम बड़े बड़े पाइप लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। इन पाइप से हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी पाइप लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं, फील्ड्स में इसको पहुँचा सकते हैं इस पानी को। सो जिससे क्या होगा, यहाँ पर इरीगेशन हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया, है ना, जो कि डेफिसिट, और इस बड़े बड़े पाइप से हम इसको डेफिसिट जहाँ पे बारिश नहीं हुआ है उस एरिया तक भी पहुँचा सकते हैं। सो वी कैन ट्रांसफर दिस वाटर टू द डेफिसिट एरिया और द एरिया वेयर डेफिसिट ऑफ रेनफॉल, इसकी बात कर सकते हैं। हम ये बात कर सकते हैं कि हाँ कैसे जो एक्सेस वाटर है उसको ओवरकम करने के लिए हम इसको इंटरलिंक कर सकते हैं दूसरे रिवर के साथ जहाँ पे डेफिसिट वाटर। सो वी कैन टॉक अबाउट हियर अबाउट द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ओके, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात कर सकते हैं, है ना। डिसिल्टिंग, फ्लडिंग को फिर बचाने के लिए हम क्या करेंगे, डिसिल्टिंग ऑफ मेजर रिवर्स करेंगे, जो सिल्ट जमा हो गए इसकी वजह से ओवरफ्लो कर जाते हैं। सो वी कैन गिव सम मेजर्स अबाउट हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्लड्स बाय डिसिल्टिंग। ओके, सो ये सब हो गए अपने पास तरीके, है ना। क्रिएटिव वेज की बात करनी है तो हमारे पास इरिगेशन में कैसे इफेक्ट किया इसकी बात हुई, यहाँ पे कैसे हमने इसको इनलैंड नेविगेशन में इस्तेमाल किया इसकी बात हो गई, कैसे इंटरलिंक करके हम इसको इनलैंड नेविगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम 250 वर्ड्स का आंसर है, तो अपने को 3 डायमेंशनल अप्रोच से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में सिंपली क्या बताना है कि जो फ्लड है, जो एक डिजास्टर है, उस डिजास्टर का इस्तेमाल कैसे हम अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अप्रोच देखते हैं। अप्रोच क्या होगा, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट अराउंड एक डाटा के साथ जब मेंशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम के साथ मेंशन करते हैं तो क्या होता है कि अपने पास एक पॉजिटिव एक जो
एक आंसर को जो एक फ्लो मिलता है वो अच्छे से मिलता है कि हम लोग बता सकते हैं डाटा के साथ लाइक 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ कंट्री दैट इज अराउंड 12% ऑफ द एरिया इज फ्लड प्रोन। जिसमें एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द प्लेसेस ऑफ नॉर्दर्न बिहार, उड़ीसा, असम, इनकी बात कर सकते हैं। सो इंट्रोड्यूस हो गया। इंट्रोड्यूशन के बाद जब हम कंक्लूजन की तरफ आगे इंट्रोडक्शन के बाद जब बॉडी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको बात करनी है कि कैसे फ्लड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरीगेशन, है ना। सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरीगेशन में कैसे, है ना, रिड्यूस कर सकते हैं रन ऑफ थ्रू इनफिल्ट्रेशन, माने जो पानी है उसको हम क्या करेंगे, डाइवर्ट कर देंगे कहाँ पे, जो फील्ड्स हैं उसमें, ओके। डिगिंग वेल्स है ना, जहाँ पे कुएं बना सकते हैं, कुएं में वो पानी स्टोर हो जाएगा, है ना। फ्लड डाइवर्सन कर सकते हैं, जहाँ पे पानी नहीं है उस एरिया में डाइवर्ट कर देंगे, है ना। सो ये हो गया। बिल्डिंग डैम्स बना के उसको कर सकते हैं। इंटरबेसिन वाटर ट्रांसफर, मतलब जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे पानी ट्रांसफर कर सकते हैं, जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से। सो ये हो गया अपने पास हाउ वी कैन यूज़ इट एज सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरीगेशन। उसके बाद हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन बाय इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर दी एग्जांपल केन बेतवा लिंक, ठीक है ना। कोसी मेची लिंक की बात कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। नर्मदा तापी लिंकेज की बात कर सकते हैं। सो दिस आर ऑल द वेज in which we can make a disaster beneficial for us, ठीक है। उसके बाद जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल सोर्स सॉल्यूशन। सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हाँ, हम क्या कर सकते हैं, जो पानी है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। उस स्टोरेज पानी में हम पीसी कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो बेनिफिशियल हो जाए, ओके। सो ऐसे बहुत सारे हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं जिससे क्या होगा, एक पॉजिटिव नोट में कंक्लूड करेंगे एक फ़ायदे के साथ कि कैसे हम डिज़ास्टर को भी फ़ायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं।